कहानी के गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने टिक किया हुआ है, अब जल्दी उसको पढ़ते हैं। गद्य विधाओं का सामान्य परिचय। साहित्य के समय का सुचारू रूप से अध्ययन के लिए काव्यशास्त्र या आलोचना शास्त्र द्वारा उसका वर्गीकरण परंपरा से होता आया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रूपक और उसके अनेक भेद, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि इसके उदाहरण हैं। अंग्रेजी में भी साहित्य में एपिक, लिरिक, ड्रामा, नोवेल, शॉर्ट स्टोरी आदि विभाजन किए गए। कहना चाहिए कि दुनिया में प्राय सभी भाषाओं में इस प्रकार के विभाजन साहित्य के अध्ययन की सुविधा के निमित्त प्रचलित है। कतिपय आधुनिक आलोचक और रचनाकार इस विभाजन को अनावश्यक मानने लगे हैं। उनके अनुसार साहित्य को उसकी समग्रता में ही समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे अलग अलग खंडों में बांटकर। उनका मानना है कि श्रेष्ठ रचनाकार विधाओं के मिश्रण उनके बीच परस्पर आवाजाही में विश्वास करते हैं, न कि साहित्य को खंडों में विभाजित करके रचना में प्रवृत्त होते हैं। कतिपय रचनाकारों ने तो इस वर्गीकरण का दृढ़तापूर्वक विरोध भी किया है, पर वास्तविकता यह है कि उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध आदि गद्य विधाओं में अंतर है। यह अवश्य है कि कुछ प्रतिभाशाली लेखक विधाओं के इस भेद को स्वीकार नहीं करते और इनका रचनात्मक स्तर पर कुशल सम्मिश्रण करते हैं, पर इस सम्मिश्रण का भी अनुशंसन करने के लिए विधाओं की अलग अलग पहचान जरूरी है। बिना इस पहचान के विधाओं के एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही का कौशल समझ में नहीं आ सकता। अतः हम इस बात का प्रयास करेंगे कि गद्य विधाओं के आपसी भेद को स्पष्टता के साथ समझा जाए। उपन्यास उस अपेक्षाकृत बड़े आकार की रचना को कहा जाता है जो गद्य के में रचित होती है, जिसमें एक कल्पना प्रसूत पर यथार्थ संसार होता है और जो नवीन होती है। इसमें संदेह नहीं है कि उपन्यास जैसे सतत विकासमान विधा को इस स्थूल परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता। पहचान की दृष्टि से भी इसकी सीमाएं स्पष्ट है। इसके आकार की कोई सर्वमान्य सीमा निर्धारित नहीं है की जा सकती। इसका अधिकतम आकार तो कुछ भी हो सकता है, न्यूनतम आकार सीमा के बराबर में कोई सुनिश्चित शब्द संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। E.M. फॉरेस्टर ने उपन्यास की निम्नतम आकार सीमा 50,000 शब्द मानने का सुझाव दिया, पर यह एक मानने योग्य सुझाव भर ही है। उपन्यास स्वकृति के रूप में एक गद्य विधा ही है, पर कुछ लेखक इसे चुनौती देते दिखते हैं। विक्रम सेठ ने, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, पद में एक उपन्यास लिख मारा है, पर सामान्यतः उपन्यास को गद्य विधा के रूप में ही स्वीकृति प्राप्त है। उपन्यास की कथा कल्पना प्रसूत हो, इसे लेकर तो कोई विवाद नहीं, पर वह यथार्थ हो ही, इस धारणा से सभी रचनाकार और आलोचक एकमत नहीं है। यथार्थ की अवधारणा को लेकर रचनाकारों और आलोचकों में बहुत मतभेद है। इन सारे मतभेदों के बावजूद उपन्यास की पहचान के लिए उसका अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना, गद्य में लिखा जाना, कल्पना प्रसूत होना, यथार्थ की प्रति भले ही वह जादुई ही क्यों न हो, निष्ठावान और नया होना आवश्यक है। अपवादिक रूप में भले ही इन मानकों से उलट रचनाएं लिखी जाए, पर वे अपवाद ही होंगी, नियम नहीं। कहानी के स्वरूप की विवेचना हम इसी खंड की इकाई 2 में कर चुके हैं, अतः उसे दोहराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। संक्षेप में कह सकते हैं कि उपन्यास और कहानी दोनों गद्य में रचित होने वाली विधाएं। कहानी का भी कथासार कल्पना वस्तु और यथार्थ होता है, पर उपन्यास की अपेक्षा कहानी का आकार बहुत छोटा, उसका कथासार भी जीवन का एक अंश या टुकड़ा मात्र होता है। नाटक की बात करते हैं। नाटक गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग और मिश्रित रूप में भी रचित होता है। यह संसार की सारी समृद्ध भाषाओं में अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण विधा है।
भारत में भी दृश्य काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन, समृद्ध और वैविध्यपूर्ण है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि यह संवादों में रचित होता है। रंग निर्देश इसकी अपनी खास पहचान है। इसका काव्य ऐतिहासिक, कल्पना प्रसूत, यथार्थ, मिथक के कुछ भी हो सकता है। रेखा चित्र पथ पर अंग्रेजी के स्केच के वजन पर गढ़ा गया पद है। स्केच मूलतः चित्रकला का एक अंग है। इसमें चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित करता है। रंगों का प्रयोग इसमें एकदम नहीं होता और आकृतियां भी कभी कभी सांकेतिक होकर रह जाती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी का रेखा चित्र उनके चश्मे, लाठी और मुस्कान की रेखाओं द्वारा ही पूरा हो जाता है। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। चित्र और साहित्य में अंतर यह है कि जहाँ चित्र में रेखाओं का प्रयोग किया जाता है वहाँ साहित्य में कम से कम शब्दों का। रेखा चित्र में वर्णन की बहुलता, सजावटी और अलंकृत भाषा या शैली का चमत्कार अपेक्षित नहीं होता। इसीलिए रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखा चित्र की एक विशेषता यह भी है कि उसके विषय, व्यक्ति, वस्तु या दृश्य वास्तविक अनुभव से जुड़े होते हैं। वहाँ कल्पना की अधिक गुंजाइश नहीं होती। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के अनुसार रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है। वह व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का एक निश्चित दृष्टि बिंदु से प्रस्तुत किया गया प्रतिबिंब है, जिसमें विवरण की न्यूनता के साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। रेखा चित्र के लिए विषय का कोई बंधन नहीं होता। इसमें सभी प्रकार के विषयों का समावेश संभव है। व्यक्ति के स्थान पर इसमें पशु, पक्षी, वस्तु के रूप में कोई प्राकृतिक दृश्य और घटना के रूप में कोई रोचक प्रसंग लिया जा सकता है। आत्मकथा। जब कोई लेखक मय शैली में अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा की संज्ञा दी जाती है। आत्मकथा का सबसे बड़ा गुण लेखक की ईमानदारी माना जाता है। वह न तो अपने जीवन से संबंधित कोई तथ्य छिपाता है, न ही आत्म प्रशंसा के लिए प्रचंड प्रयास करता। आत्मकथा में सब कुछ तथ्य ही अपेक्षित है। कल्पना के लिए उसमें कोई जगह नहीं होती। संस्मरण वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने अनुभव जगत के किसी व्यक्ति, दृश्य या प्रसंग को संवेदनात्मक तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। व्यापक रूप से यह आत्मचरित्र के अंतर्गत आता है। संस्मरण लेखक अपने निजी अनुभवों को ही लिखित रूप देता है और कल्पना के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। संस्मरण लेखक यदि अपने संबंध में लिखता है तो वह आत्मकथा के, और यदि वह अन्य व्यक्तियों के संबंध में लिखता है तो वह जीवनी के निकट होता है। इन दोनों प्रकार के संस्मरणों को अंग्रेजी में क्रमशः रेमिनिस्सेंस और मेमोइर्स कहा जाता है। ललित निबंध। चेतना की उन्मुक्त उड़ान की ललित शैली में अभिव्यक्ति को ललित निबंध कहा जाता है। इसमें इस विषय का कोई बंधन नहीं होता और न ही उसकी कोई सीमा निर्धारित होती है। फीचर के लिए हिंदी का कोई सटीक पर्याय उपलब्ध नहीं है। हिंदी में यह विधा भी नहीं ही है। इस पद का विधा विशेष के लिए प्रथम प्रयोग BBC लंदन ने करना आरंभ किया था। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के अनुसार 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के आरंभ में BBC लंदन के नाटक विभाग ने यथातथ्य सूचनाओं पर आधारित रचना के लिए फीचर नामक डॉक्यूमेंट्री का आरंभ किया। यह कार्यक्रम विशेष अवसरों पर प्रसारण के लिए तैयार किया जाता था। हिंदी में भी जब आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ी तो BBC के अनुकरण पर रेडियो फीचर तैयार और प्रसारित किया जाने लगा। आरंभ में फीचर प्रोग्राम का अर्थ विशेष कार्यक्रम ही था, पर धीरे धीरे उसके अंतर्गत वे सभी रचनाएं आने लगी जो रेडियो टेक्निक की दिशा में कुछ नए प्रयोगों के लिए लिखी जाती थी। इन प्रयोगशील कार्यक्रमों का झुकाव कल्पना प्रधान रचनाओं की ओर कम, तथ्य प्रधान रचनाओं की ओर अधिक था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार लुई मैग्निस ने फीचर को वास्तविकता का नाटकीकृत रूप कहा है। वास्तविकता का तात्पर्य यहाँ वास्तविक घटनाओं और तथ्यों से है। रूपक विभाग से संबंध
फीचर तथ्य पर आधारित होता है, नाटक कल्पना पर। हिंदी में फीचर का रेडियो रूपक का नाम दिया गया है। रेडियो रूपक का विधान से पूर्णतः पृथक है। रिपोर्ताज। रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी ने भी अपना लिया। हिंदी में भी यह पद स्वीकृत हो गया। इसका रिपोर्ट शब्द से घनिष्ठ संबंध है। रिपोर्ट किसी घटना के तथ्य प्रमाणिक वर्णन को कहते हैं। रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उससे किसी प्रकार के साहित्य लालित्य की अपेक्षा नहीं की जाती। रिपोर्ट के साहित्य और कलात्मक रूप को ही रिपोर्ताज कहा जाता है। वस्तुगत कथा की ललित शैली में प्रभो उत्पादक प्रस्तुति रिपोर्ताज की पहचान है। इसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता। आंखों देखी और कानों सुनी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखे जाते हैं, पर इसकी प्रस्तुति में भी शैलीगत प्रविष्टता और लालित्य आवश्यक होता है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार और रचनाकार के दोहरे दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। इस विधा का विकास यूरोप में युद्ध विषयक घटनाओं की रपट के संबंध में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप में, विशेषतः रूस में, इसका साहित्यिक विधा के रूप में हुआ। बाद में इसका विस्तार जन उत्सवों, मेलों, बाढ़, अकाल या प्राकृतिक विपत्तियों की रिपोर्टों से भी जुड़ गया। रूसी लेखक एलिया अहरेनबुर्ग को रिपोर्ताज लेखक के रूप में अजेय ख्याति मिली। हिंदी में 1943 के बंगाल के अकाल और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय रिपोर्ताज लिखे गए और उन्हें साहित्यिक मान्यता भी प्राप्त हुई। पढ़ते हैं कहानी और उपन्यास। जिन गद्य विधाओं में सर्वाधिक समानता है वह उपन्यास और कहानी। वस्तुतः मूलतः ये दोनों एक ही व्यापक प्रजाति की विधाएं हैं। ये दोनों ही विधाएं कथा की संतान है। कथा के विकास की पहली कड़ी उपन्यास और उसकी अगली कड़ी कहानी है। संसार की लगभग सारी भाषाओं में कहानी का उद्भव भी उपन्यास के बाद ही हुआ। कथी की दृष्टि में इनमें कोई मौलिक और अंतर नहीं है। इनकी पहचान का सबसे स्थूल आधार तो उनका आकार ही है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि उपन्यास का आकार अपेक्षाकृत बड़ा और कहानी का आकार छोटा होता है। यद्यपि आकार के बड़ा छोटा होने का कोई कटा छटा पूर्णतः तर्कसंगत आधार निर्धारित नहीं है, पर उपन्यास की अधिकतम सीमा 1000 पृष्ठ तक जा सकती है। पर यह उपन्यासकार के विजन और कथ्य की व्यापकता पर निर्भर है। पर उसकी निम्नतम आकार सीमा क्या है हो यह विवाद होने पर भी विचारणीय है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक E.M. फॉर्स्टर ने उपन्यास की निम्नतम सीमा 50,000 शब्दों तक निर्धारित करने का सुझाव दिया है और मेरी समझ से यह एक कामचलाऊ अच्छा नुस्खा है, पर यह स्मरण रखने की बात है कि यह शब्द सीमा कठोर और नितांत अमाननीय नहीं मानी जा सकती। फिर कहानी का आकार सीमा उपन्यास से भी अधिक विवादास्पद है। इसका सविस्तार उल्लेख इस खंड की दूसरी इकाई में किया गया है। कुछ परिभाषाएं इसकी अधिकतम शब्द संख्या 7500 निर्धारित करती है। सामान्य व्यवहार में शॉर्ट स्टोरी शब्द वैसी कथा रचनाओं को निर्देशित करता है जिसमें अधिकतम 20,000 और न्यूनतम 1000 शब्द हो। 1000 से कम शब्दावली कहानियों को अंग्रेजी में लेस फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी या माइक्रो स्टोरी के नाम से जाना जाता है। 20,000 शब्दों से अधिक आकार वाली कथाओं को नोवेलेट या नोवेला या नोवेल कहते हैं। हमने सभी मतों का ध्यान रखते हुए लघु कथा, बंगला लघु गल्पों की शब्द संख्या 150 से 300, कहानी की शब्द संख्या 1000 से 3000 और लंबी कहानी की शब्द संख्या 4000 से 15,000 प्रस्तावित की जा सकती है। लघु कथा, कहानी, लंबी कहानी, उपन्यासिक, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली रखी जा सकती है जिसके बीच ये विधाएं आवश्यक होने पर आवाजाही कर सके। हिंदी की
गठन, विन्यास, आंतरिक संरचना, गति, आंतरिक बनावट आदि जुमलों से उनका तात्पर्य क्या है यह स्पष्ट नहीं। अभी तक उन्होंने कोई कहानी और उपन्यास के अंतर का एक विश्वसनीय आधार यह है कि उपन्यास में कथा विकासमान होती है, जबकि कहानी में वह एकल प्रसंग तक सीमित होती है। यद्यपि ऐसे उपन्यासों की भी कोई कमी नहीं है जिनमें कथा का कोई विकास नहीं होता, यह किसी एक दिक् या काल में किलित होती है। उदाहरणार्थ आदर्श कहानी की पहचान यह है कि उसमें कथा हो ही नहीं, वह किसी काल बिंदु में कलित किसी मानवीय कार्य, व्यापार या प्रसंग के रूप में हो। रूसी कहानीकार चेखव की कहानियाँ इस दृष्टि से आदर्श के निकट पहुँचती है। फिर हिंदी के अमरकांत की दोपहर का भोजन भी इस आदर्श के बहुत निकट दिखाई पड़ती है, पर यह आदर्श अधिकतर कहानियों के लिए बहुत भारी पड़ता है। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियाँ किसी एक प्रसंग या 24 घंटे से कम की काल सीमा का पालन तो करती है, पर वे उक्त आदर्श का पालन नहीं करती। वस्तुतः हिंदी की अधिकतर कहानियाँ कथा के इस दूसरे मानदंड का ही अनुगमन करती है। हिंदी की कहानी धारा की कहानियों में कथा को सिरे से ही अस्वीकार करने और दिक्काल के बंधनों को न मानने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, पर वह हिंदी कहानी की स्वीकृत प्रवृत्ति नहीं है। अतः कथा की दृष्टि से उपन्यास और कहानी का अंतर यह स्वीकार किया जा सकता है कि उपन्यास में शुद्ध कथा तो नहीं, पर मानवीय कार्य व्यापार को प्रस्तुत करने वाली कथा का दिक् और काल की दृष्टि से विकास और विस्तार अपेक्षित होता है, जबकि कहानी में कथा के लिए तो कोई गुंजाइश होती ही नहीं और मानवीय कार्य व्यापार भी सीमित और दिक् या अधिक से अधिक 2-3 जगहों तक में कलित हो, उससे बाहर न निकले। कथ्य की दृष्टि से कहानी उपन्यास में साम्य है, दोनों जीवन यथार्थ का चित्रण करते हैं। अंतर यह है कि उपन्यास में प्रस्तुत जीवन व्यापक, वैविध्यपूर्ण और जटिल होता है, जबकि कहानी में वह सीमित, एकल और सरल होता है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि उपन्यास के कथ्य की कोई सीमा नहीं होती, यह उपन्यासकार पर निर्भर है कि वह जीवन का कितना व्यापक फलक लेता है और उसका अनुभव संसार कितना विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है। कहानीकार को इतनी छूट नहीं होती, वह किसी एकल अनुभव को ही अपेक्षित तीव्रता के साथ कहानी में प्रस्तुत कर सकता है। जहाँ तक जटिलता का प्रश्न है, उपन्यास में उसकी पूरी गुंजाइश होती है, पर कहानी में उसके लिए अधिक अवकाश नहीं होता। कहानीकार का अनुभव भी जटिल हो सकता है, पर उसे प्रस्तुत करने के लिए उसमें पर्याप्त अवकाश या स्पेस नहीं होता। जटिल अनुभव को व्यक्त करने के लिए कहानीकार को लंबी कहानी के शिल्प की शरण लेनी पड़ती है, जिसका आकार मेरे सुझाव के अनुसार 4000 से 15000 शब्दों का होना चाहिए। कहानी और उपन्यास का एक अंतर यह भी है कि उपन्यास में एक विजन होता है, जबकि कहानी किसी एक संवेदना से जुड़ी होती है। विजन की पहचान लेखक की उस समग्र दृष्टि के रूप में की जा सकती है जिसमें उसके अनुभव, संवेदना, विचार और जिंदगी को समझने की असाधारण क्षमता का योग होता है। कहानी में विचार चिंतन के लिए कई अवकाश नहीं होता। कहानी लेखक की किसी एकल संवेदना से संबद्ध होती है। एक उपमा का सहारा ले तो कह सकते हैं कि उपन्यासकार में संवेदनाओं का जाल निर्मल आकाश में दिखाई पड़ने वाली निहारिका या तारों के समूह की तरह होता है, जबकि कहानी में व्यक्त संवेदना सुबह का चमकीले शुक्र ग्रह के रूप में होती है। आगे देखते हैं कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। उपन्यास की भांति कहानियाँ भी कुछ घटना प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र प्रधान की कहानी का पद
ऊंचा समझा जाता है। इसके अलावा एक लाइन ऊपर में भी इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं कि हिंदी में प्रेमचंद ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया था, जो उनके कहानी लेखन के अनुभव पर आधारित है। उनके अनुसार वर्तमान आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। उसमें कल्पना की मात्रा कम, अनुभूतियों की मात्रा अधिक होती है, बल्कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। वे मानते हैं कि उपन्यास की भली भांति कहानियाँ भी कुछ घटना प्रधान होती हैं और कुछ चरित्र प्रधान कहानी का पद ऊंचा समझा जाता है, मगर कहानी में प्रस्तुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं, वरन उसके चरित्र का एक अंग भर दिखाना है। वे इसमें यह भी जोड़ते हैं कि कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। उसकी जमीन अब इतनी लंबी चौड़ी नहीं, उसमें कई रसों, कई चरित्रों और घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। अब वह एक प्रसंग का, आत्मा की एक झलक का सजीव मर्मस्पर्शी चित्रण है। एक कथ्यता ने उसमें प्रभाव, आस्मिकता और तीव्रता भरती है। अब उसमें व्याख्या का अंश कम, संवेदना का अंश अधिक रहता है। उसकी शैली में भी अब प्रभावमयी हो गई है। लेखक को जो कुछ कहना है वह कम से कम शब्दों में कह डालना चाहता है। वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता, केवल उसकी ओर इशारा भर कर देता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि गल्प का आधार अब घटना नहीं, मनोविज्ञान की अनुभूति है। आज लेखक केवल कोई रोचक दृश्य देखकर कहानी लिखने नहीं बैठ जाता। उसका उद्देश्य स्थूल सौंदर्य नहीं, वह तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहता है जिसमें सौंदर्य की झलक हो और इसके द्वारा वह पाठक की सुंदर भावनाओं को स्पर्श कर सके। संरचना की दृष्टि से कहानी और उपन्यास में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अंतर मुख्यतः आकार को लेकर है। उपन्यास शिल्प की सारी प्रवृत्ति है, जैसे दृश्य परिदृश्य की योजना, कथक का कहानी के मुख्य पात्रमय में परिवर्तन, संवाद योजना और नाटक की आकस्मिकता, कथाओं का वर्तमान से अतीत और अतीत से वर्तमान में संचरण, कथा के भीतर कथाओं की योजना, मिथक और फैंटेसी का उपयोग, दोनों की स्वीकृत प्रस्तुति प्रविधियां हैं। अंतर केवल यह होता है कि कहानी में इन प्रविधियों का सीमित मात्रा में प्रयोग होता है और कथा के स्थान पर प्रसंग निर्मित होते हैं। भाषा की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं होता। साधारणतः दोनों का गद्य सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले गद्य की तरह ही यथार्थ के निकट होता है। अभिव्यंजना की दृष्टि से दोनों में सृजनात्मकता तो अपेक्षित होती है। कहानी में भाषिक सजावट के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होती। उसकी भाषा सटीक, संक्षिप्त, अर्थगर्भ और सुखित के रूप में होती है। उपन्यास की तरफ में विस्तार के लिए अवकाश नहीं होता। कहानी और नाटक। कहानी की तुलना में नाटक प्राचीन विधा है, इस कारण से इसमें भेद प्रभेद की संख्या अधिक है। कहानी का आकार नाटक की अपेक्षा उसके एक भेद एकांकी नाटक के अधिक निकट होता है। नाटक में गद्य पद दोनों का प्रयोग होता है, जबकि एकांकी नाटक में सामान्यतः गद्य का ही प्रयोग होता है। इस दृष्टि से कहानी और एकांकी नाटक दोनों में सामान्यता है। कथ्य की दृष्टि से भी आधुनिक एकांकी नाटक और कहानी में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है। दोनों का कथ्य मुख्यतः आधुनिक जीवन यथार्थ से संबद्ध होता है। इनका मुख्य अंतर संरचना को लेकर है। एकांकी नाटक संवादों में रचित होता है और उसमें बीच बीच में रंग निर्देश दिए जाते हैं। कहानी में भी संवादों का उपयोग किया जाता है और कभी कभी पूरी कहानी भी केवल संवादों में रचित होती है, पर कहानी में रंग निर्देश के स्थान पर कथक का या नैरेटर स्थानों या परिवेश और पात्रों की वेशभूषा, रूपकार आदि का वर्णन करता है। प्रेमचंद की एक कहानी
दुरासा केवल संवादों के रूप में लिखी गई है और स्वयं प्रेमचंद ने उसे कहानी मानकर अपने कहानी संग्रह में संकलित भी किया था, पर उसे कहानी इस कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें नाटक की तरह आरंभ में पात्रों का परिचय, प्रसंग का समय और स्थान का उल्लेख नाटक की तरह आरंभ के पात्रों में परिचय, प्रसंग का समय और स्थान का उल्लेख किया गया है। बीच में भी रंग निर्देश किया गया है। नाटक में रंगमंच निर्देश के बाद जिसे दर्शक पढ़ता नहीं बल्कि देखता है, पात्रों का प्रवेश आकस्मिक रूप में कराया जाता है। कहानी में भी पात्र कथक या कहानीकार द्वारा संक्षेप में उल्लेखित परिवेश में अपने संवादों के साथ नाटकीय रूप में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन में कतिपय कहानियों में उनके पात्र बिना परिवेश या समय उल्लेख के ही नाटकीय या आकस्मिक रूप में प्रवेश करते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप में आकाशों पात्रों का परिचय बाद में किसी व्याज से दिया जाता है, पर अंतर शिल्प प्रवृत्ति का ही है। कहानी और रेखाचित्र। छोटी कहानी के विकास में स्केच और टेल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ये दो पद उस क्षेत्र के दो छोर हैं जिनके भीतर आधुनिक छोटी कहानी विकसित हुई। अन्य विशेषताओं के साथ स्केच तथ्यात्मक और पत्रकारिता के गुणों से युक्त और टेल की तुलना में सामान्यतः अधिक विश्लेषणात्मक और कम तथ्यात्मक और नाटकीय होता है। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर अपनी नज़र रखता है, जबकि उपाख्यान दरबार या अलाव के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली चीज होती है। इसके बाद हिंदी में पहाड़ी यशपाल आदि अनेक कहानीकारों ने कहानी में रेखाचित्र और स्केच का मिश्रण किया है। पर रामवृक्ष वेणुपुरी के माटी की मूर्तें और महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में रेखाचित्रों को कहानी के नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि इन रेखाचित्रों के पात्र उनके लेखकों से जुड़े वास्तविक व्यक्ति हैं, जबकि पहाड़ी यशपाल और यहाँ तक कि प्रेमचंद की रेखाचित्र नुमा कहानियों का पात्र काल्पनिक है। कहानी और आत्मकथा में लेखक नए शैली में अपनी जीवनी लिखता है और यह सोच है कि कहानी भी लेखक के निजी अनुभवों का ही आख्यान होती है और अनेक कहानियां नए शैली में लिखी जाती हैं। इस कारण कभी कभी कहानी में आत्मकथा का भ्रम पैदा होता है। कभी कभी लेखक स्वयं भी यह भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि कहानी में विश्वसनीयता का गुण आ सके। प्रेमचंद की कुछ कहानियां जैसे आप बीती, कजाकी, कश्मीरी सेब, गुलाबी डंडा चोरी, पंडित गुल्ली डंडा चोरी, पंडित मोटे राम की डायरी, पापू जी आदि उनकी आप बीती होने का भ्रम पैदा करती। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी काबुली वाला उनकी आत्मकथा का भ्रम पैदा करती है। कहानी और संस्मरण दोनों गद्य में लिखे जाते हैं और आकार की दृष्टि से तो समान भी ही होते हैं, पर उनकी प्रकृति में अंतर होता है। संस्मरण लेखक के जीवन में आए किसी वास्तविक व्यक्ति, पशु पक्षी या प्रसंग से जुड़ा होता है, जबकि कहानी लेखक के अनुभव से जुड़ी होने पर भी कल्पना प्रसूत होती है। कहानी में संस्मरण की प्रविधा का प्रयोग करके उसे विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जाता है। सब हम पढ़ चुके हैं कि फीचर क्या होता है, फिर उसको आप कहानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पता है हमें।
की कहानी क्या होती है। और इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव।